हाय बच्चों, सभी को जय हिंद। तो जैसे देखिए बच्चों, हमने इसके पहले की क्लास में सीए पढ़ा था। तो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? वो आया था 2019 को। तो देखिए, हमने सीए में देखा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऊपर के जो थे फारसी लोग अरब देश से आए थे, उनको नागरिकता कैसे दी गई। तो देखिए, हमारी नागरिकता कौन से अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। तो हमने जैसे देखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 2019 को लाया गया था। तो हमें इसके आगे देखना था एनआरसी के बारे में। हमने इसकी पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? सीए के बारे में पढ़ा था। सीए, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो हमने क्या पढ़ा था? सीए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये कब लाया गया था? 2019 में। तो देखिए, हमारी नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। तो जैसे कि हमने देखा था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 देशों के लोगों को किस आधार पर नागरिकता दी गई थी? सीए के थ्रू नागरिकता दी गई थी। तो देखिए, सीए तो क्या है? नागरिकता देने का प्रावधान है। 1971, 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत आए थे, तो उनको किस आधार पर नागरिकता दे दी गई थी? तो उनको नागरिकता दे दी गई थी सीए के आधार पर नागरिकता दे दी गई थी। तो हमें इसके आगे क्या देखना था बच्चों? एनआरसी देखना था। देखिए एनआरसी, देखिए एनआरसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। देखिए, तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो देखिए एनआरसी क्या है? तो एनआरसी ये है, देखिए जब सीए के थ्रू नागरिकता दे दी गई, तो तब क्या हुआ था? 1971 में, 1971 से पहले ही बहुत सारे लोग हमारे भारत में आए थे। तो देखिए, ये लोग कौन थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग भारत आए थे, तो ये धार्मिक प्रताड़ना नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा सताए गए लोग थे। और वो लोग मजबूर होकर उनको अपना देश छोड़ के हमारे भारत में आना पड़ा था। तो तब क्या हुआ था? वो लोग हमारे भारत में आने के बाद, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही थी? दिक्कत हो रही थी असम के लोगों को। असम में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत थी, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, वो लोग आकर कहाँ रह गए थे? हमारे भारत के असम में आए थे। तो तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि, देखिए, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, मतलब एक रजिस्टर बनाने का आदेश दिया। तो देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2000, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कब दिया? 2013 में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 को कहा कि देखिए, जो लोग पाकिस्तान में
पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे भारत आए तो उन्होंने 2013 में क्या कहा, एनआरसी लाइए। देखिए एनआरसी लाइए और 19 मार्च 1971 पहले, तो देखिए 19 मार्च 1971 से पहले जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के हमारे भारत में आए थे उनसे कहा कि आप एनआरसी के तहत नागरिकता दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2013 में कि जो लोग 19 मार्च ये यहाँ पर 24 है, हमने 19 लिखा था। एक मिनट, हम ये पूरा साफ करते हैं। यहाँ पे ठीक से लिखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सीए सिटीजनशिप देखिए ये कब आया था, 2019 में आया था। तो देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो हमें देखना था एनआरसी, एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, राइट। तो देखिए तो देखिए एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कब किया, 2013 को, और उन्होंने कहा 24 मार्च, देखिए 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत आए हैं उनको नागरिकता दे दीजिए। ये किस में लिखा गया, ये लिखा गया है एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। तो तब हमारे भारत में 2015 को 2015 को रजिस्टर, देखिए रजिस्टर 2015 को एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। एनआरसी देखिए 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा और तब जाकर 2015 में रजिस्टर बनने लगा। तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो लोग एनआरसी लाएंगे उनको
सीए के थ्रू नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, वो आया था 2019 को। 2019 को लागू कब हुआ था, 2020 में। तो देखिए 1971 या उससे पहले भी आते हैं हमारे भारत में, या 1980 में आते हैं, या 2000 में आते हैं। ये तो देखिए इन सबको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी, किस थ्रू मिलेगी, सीए के थ्रू नागरिकता मिलेगी। अगर वो 1971 में आते हैं या 1980 में आते हैं या 2000 में आते हैं तो उनको सीए के थ्रू नागरिकता दे दी जाएगी। तो देखिए इसी रिपोर्ट का नाम क्या है, इसी रजिस्टर का नाम क्या है, एनआरसी। तो देखिए सीए क्या है, सीए हमें नागरिकता देता है, और एनआरसी क्या है, ये एक रजिस्टर बनाया गया है कि जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे, उनके अपने देश से सताए हुए लोग थे, वो लोग जो भारत आए थे, तो तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो लोग आए हैं यहाँ पे, तब 2013 में आदेश दिया कि 24 मार्च 1971 के पहले और उसके बाद जो लोग आए हैं उनके लिए एक रजिस्टर बनाइए। तो उस रजिस्टर कब बना, वो बना 2015 में। और तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, ये सब मतलब पूरे टोटल मिला के 30 डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे, और तब जाकर आपका रजिस्टर जब बनेगा उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो देखिए नागरिकता देने का काम तो हमारे गृह मंत्रालय का है। हमारा गृह मंत्रालय चाहेगा तो चुटकी में नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए ये हो गया हमारा सी और एनआरसी। हमें अभी एक देखना था एम्बेसडर। एम्बेसडर उसे कहते हैं, देखिए दो देशों के बीच जो अच्छे संबंध प्रस्तावित करता है उसको क्या कहते हैं, एम्बेसडर, और उसी को राजदूत कहते हैं। अंग्रेजी में एम्बेसडर कहते हैं, हमारे हिंदी में राजदूत कहते हैं, और उन्हीं को हाई कमिश्नर भी बोला जाता है, एम्बेसडर। नहीं चल रही है। एम्बेसडर देखिए ये होता है, एम्बेसडर क्या होता है, देखिए देखिए प्रत्येक देश अपने देखिए प्रत्येक देश
एक अधिकारी को दूसरे देश में अच्छे संबंध बनाने के लिए रखता है। तो देखिए अपने देश के कोई भी देश अपने देश के संबंध उस देश के साथ अच्छे हो बोल के इसके लिए एक अधिकारी को उस देश में रखा जाता है। जैसे हो गया अमेरिका, रूस, जापान। तो देखिए जो हमारे राष्ट्रमंडल जो देश है वहां पे हमारे देश का एक अधिकारी रहता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अम्बेसडर कहते हैं। और अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, राजदूत कहते हैं उसे ही। देखिए राजदूत का क्या काम होता है, हमारे देश और दूसरे देश के बीच अच्छे संबंध हो, अच्छी प्रस्ताव, तो उसी के लिए उनको क्या कहते हैं, राजदूत कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। देखिए हमारे जो बाहर जो रहते हैं नौकरी के लिए या किसी भी नौकरी करने हेतु या वहां पे कोई ऐसे पढ़ाई के लिए जाता है या कोई भी जैसे भी सब लोग जाते हैं वहां पे, तो देखिए वहां पे राजदूत का मतलब होता है हमारे, मतलब जैसे हो गया अमेरिका, रूस, जापान। तो हमारे देश के एक अधिकारी वहां पे रहते हैं ताकि वहां के जो हमारे भारत के लोग वहां पे काम कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए जो लोग गए हैं, तो उनकी सुरक्षा सब कौन देखता है, हमारे भारत के हाई कमिश्नर मतलब राजदूत देखते हैं। देखिए अगर उन पर, अगर वहां पे हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति कुछ भी गुनाह करेगा या कुछ होगा उनके साथ, तो वहां की गवर्नमेंट को इतना अधिकार नहीं है कि हमारे देश के नागरिक को वो सजा दे सके या कुछ बोल सके। तो देखिए हमारे राजदूत का काम होता है कि वहां पे जो लोग हमारे काम कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए गए हैं, तो उनको उनकी जिम्मेदारी या उनको ठीक से रखना जो भी है वहां का देखने का काम किसका होता है, हमारे राजदूत का होता है। और देखिए अभी हमारे अमेरिका और हमारे जो रिलेशन है उनको देखने के लिए वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ जो भी राजनीतिक बातें होगी वो कौन देखेगा, वो देखेंगे हमारे राजदूत। तो हमारे भारत के राजदूत ऐसे अलग अलग देशों में रहते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। देखिए दो राष्ट्रमंडल देशों के बीच अच्छे संबंध प्रस्तावित करने वाले को क्या कहते हैं, अम्बेसडर, राजदूत या हाई कमिश्नर बोला जाता है। मतलब देखिए दो देशों के बीच जो अच्छे संबंध बनाता है, वहां क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है, सामने जाके जो लोग बात करते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। और उन्हीं को राजदूत कहते हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा एम्बेसडर। हमें और एक देखना था, एनपीआर। एनपीआर देखिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए तो ये रजिस्टर क्या है, हमारे देश की जनसंख्या पर आधारित है। तो देखिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो ये क्या है, देखिए हमारे देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नियम 2003 के, देखिए नागरिकता अधिनियम, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, अधिनियम
अधिनियम 1955 और अधिनियम 2003 के प्रावधानों पर देखिए जनसंख्या जो हमारे भारत के निवासियों की जो जनसंख्या है नागरिक निवासियों की, तो देखिए 1955 अधिनियम 1955 और 2003 के प्रावधानों पर आधारित है। तो देखिए हमारे भारत के जो निवासी है तो देखिए क्या होता है, हमारे जो भारत के निवासी है उनके घर पर कौन रहता है, कौन क्या काम करता है, तो उनको जाकर स्थानीय ग्राम पंचायत तहसील देखिए ग्राम पंचायत या तहसील में जाकर तो देखिए ग्राम पंचायत तहसील या नगर पालिका में जाकर आप नोंद कर सकते हैं वहां पे। तो आपको वहां पे बताना होगा कि इसके आधार पर आपके परिवार में कौन कितने लोग रहते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि आपके परिवार में कौन और कितने लोग रहते हैं और कौन व्यक्ति कहाँ काम काम करता है, इस आधार पर आपका एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना के बाद का सही आंकड़ा मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है, कितने व्यक्ति हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, अगर वो भारत में रहते हैं या विदेश में रहते हैं या इसी राज्य में रहते हैं। जैसे कि हो गया देखिए अभी आप रहते हैं महाराष्ट्र में, तो आप महाराष्ट्र में कौन कौन रहता है, आपके भाई बहन मम्मी पापा सब। तो अगर आप महाराष्ट्र में है तो कितने रहते हैं, अगर आप गुजरात में है तो वहां पे कौन कौन रहता है, क्या काम करता है। तो इस आधार पर मतलब देखिए अगर आप अभी महाराष्ट्र में है तो आपके घर के 4 मेंबर है और वो पूरे महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो इनका एनपीआर कहाँ बनेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में बनेगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश में रहते हैं तो वहां की भी नोंद की जाएगी कि देखिए अगर हमारे भारत में है और वो इनका बेटा रह रहा है गुजरात में, तो गुजरात गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप यहाँ पर मत बनाइए इनकी गणना, मतलब आप इनकी नोंद यहाँ पे मत कीजिए, हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में की है। तो इस हिसाब से क्या होता है, जनसंख्या मतलब हमारे भारत की जो हमारी जनसंख्या है उसको निकाला जा सकता है, मतलब जनसंख्या का आंकड़ा निकाला जाता है। तो देखिए जनसंख्या जो है वो तो 10 साल पर होता है। जनसंख्या जो होती है उसकी नोंदनी कब होती है, हर 10 साल बाद होती है। अभी तो हमारी कब की चल रही है, हमारा अभी का चल रहा है 2000 का, मतलब नहीं नहीं उससे पहले की जनसंख्या चल रही है। अभी इसके आगे देखिए 2025 या 26 में फिर से जनगणना, मतलब इससे पहले जनगणना की है लेकिन इसके पहले की जो जनगणना की थी उसके आधार पर हमारे भारत की जनगणना कितनी है क्या है ये हमें पता चलेगा। तो देखिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, जनसंख्या पर आधारित है। देखिए हमारे भारत में जैसे हो गया हमारे भारत के नागरिक है, उन पे घर में कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, भारत में ही रहते हैं या विदेश में रहते हैं, भारत के किस राज्य में रहते हैं, तो उनको ये बता दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपकी नोंद यहीं पे की जाएगी। और उनको बता दिया जाता है कि ये इंसान की गण क्या बोलते हैं, इस इंसान की नोंद यहाँ पे की गई है तो आप उस राज्य में मत कीजिए। तो इससे एनपीआर बनता है। तो देखिए इससे हमारे जनसंख्या का सही आंकड़ा पता होता है। तो देखिए जैसे कि हो गया बच्चों, हमने भाग 1 में पढ़ा था। देखिए भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स थे। तो हमारा भाग 1 क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र था।
देखिए, और भाग 2 क्या था, नागरिकता। तो हमने जैसे पढ़ा था हमारी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है और हमारी नागरिकता एकहरी नागरिकता है। देखिए दोहरी नागरिकता कहाँ है, हम बताते हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड में है दोहरी नागरिकता। हमारी नागरिकता क्या है, एकहरी नागरिकता है। तो हमारे भाग 2 में 5 से लेकर 11 आर्टिकल्स थे। तो हमारा भाग 2 कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि हमने देखा सीए के थ्रू नागरिकता कैसी ली गई। एनआरसी जो है वो रजिस्टर बनाया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग हमारे भारत में आए थे उनके लिए एक रजिस्टर बनाया गया था। और देखिए हमने स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा एनआरआई के बारे में, नॉन रेसिडेंटल इंडिया, मतलब है भारत का लेकिन भारत में नहीं रहता है, विदेश में काम कर रहा है और 6 महीने से भी अधिक काम कर रहा है तो उसको एनआरआई कहा जाएगा। फिर हमने उसके बाद देखा था एनआरई, नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट, ये देखा हमने। फिर ओवरसीज नागरिकता वो देखी हमने, ओसीआई। तो ये सब हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने भाग 2 कंप्लीट कर लिया। तो देखिए बच्चों, हमें भी घर पे कुछ काम था तो समय नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमें क्लास रिकॉर्ड करने में काफी टाइम लग गया। तो देखिए हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आप सब लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। हम इसके आगे की क्लास लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।